आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन भारत में ही पढ़ेंगे औध इतिहास। और औध इतिहास का पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास। सीधी सीधी बातें करेंगे आपसे, कुछ भी उलझनों वाली बात नहीं, कोई ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं। ऐसी बातें जो आप कहानी के साथ सुने और आपको याद हो जाए, आपको नोट्स बनाने का प्रेशर ना रहे और ज्यादा बोझ लेने का आपको इसमें जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास। और इतिहास में हल्का सा मैं आपको ये बताता चलूंगा कि इतिहास होता क्या है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? और ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ। जितनी बातें मेरी आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको फिर कॉपी बनाने का प्रेशर रहेगा। ठीक है? देखिए, ध्यान सुनिए। इतिहास, देखिए इतिहास जो है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। और जो बच्चे कहते हैं कि उन्हें जीएस में परेशानी है, तो आज आपकी जीएस की परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इतिहास। अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट तो बनेंगे ही, आपको नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको आपके समाज से और आपका जो पिछला वक्त है उसकी जानकारी होगी। तो आप कहीं पर डिबेट करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो वो डिबेट आपकी बेकार नहीं होगी, आपको बेवकूफ नहीं समझा जाएगा। आपसे बात करने वाला आदमी आपको यही समझेगा, हाँ कि ये ज्ञानी तो है। यहीं से लेते हैं। कभी ये बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है और समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, और कोशिश करेंगे कि आपको नींद ना आए और आप अभी याद करें और आप इसे अभी पूरा कर लें। देखिए, जनरल नॉलेज की बात है छोटी सी। जब कोई चीज आपको बहुत बड़ी दे दी जाए और आपसे कहें कि इस पर काम करिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको 1 क्विंटल का पत्थर दे दूं और मैं कहूं कि इससे 1 किलोमीटर दूर रख के आए तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, तो 1 क्विंटल का पत्थर बहुत ज्यादा भारी होता है, आपको मुश्किल होगा और आप शायद उस काम को छोड़ दें और आपके पैसे भी जाएं। लेकिन अगर इसी पत्थर के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और कहूं कि अब आप इसे रख के आए, अब आप धूमधाम से एक हाथ से दो हाथ से नाचते गाते कैसे भी करके इसको ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज अगर आपको जटिल, बड़ी या परेशान करने वाली है तो आप उसको टुकड़ों में करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप किसी दिन आप पढ़ाई करने बैठे तो अगर आप एक ही दिन 10-12 घंटे पढ़ लेंगे तो आप ऊब जाएंगे। हर चीज को छोटे छोटे भाग करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऐसे ही जब आपको इतिहास बड़ा लगता है तो आप उस किताब को जो लाए हैं उसे समझिए कि इस किताब पे मुझे कैसे कामयाबी हासिल करनी है और कैसे इसको पढ़ना है। देखिए, इतिहास जो है ना वो 3 हिस्सों में है। एक है आपका प्राचीन, और एक है आपका मध्यकाल, और एक है आपका आधुनिक। देखिए, पता आपको सब है, आप चाहे नए स्टूडेंट हैं आप पुराने स्टूडेंट हैं, सब लोग कंपटीशन की किताबें खरीद के ले आते हैं। इतनी चीजें तो समझ में आती हैं, क्या प्राचीन है, क्या मध्यकाल है और क्या आधुनिक है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग से बिल्कुल टेंशन निकालिए और अपने दिमाग को गाइड करिए कि देखो कोई भी चीज है वो ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आप समझे कि मैंने बातें स्टार्ट की हैं, अभी काम की बातें नहीं है। आपसे इंटरव्यू में वो पूछ सकता है कि इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं या कितने प्रकार का इतिहास होता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। देखें अब, तब क्या होता है कि अभी हमें क्या पढ़ना है। देखिए कितना आसान रास्ता रहेगा। अभी ये नहीं पढ़ना और अभी ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है। और इसमें भी कौन सा पढ़ना है? इतिहास का कौन सा हिस्सा? देखिए, अभी आपको एक नॉलेज यहाँ पर और मिलेगी अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या? अच्छा, इतिहास क्या होता है, प्राक इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है, ये आपको पता है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि प्राक इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है। प्राक इतिहास और इतिहास और इतिहास बहुत सिंपल है।
आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी का वह समय जिसमें मानव न पढ़ना जानता था और न लिखना जानता था, वो कहलाता है आपका प्रागइतिहास, जैसे आदि मानव का काल। तो यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं है और न लिखाई है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएंगे कि बहुत अच्छा सवाल है ये कि पढ़ने में पढ़ाई लिखाई छिपी हुई है या वो पढ़ा लिखा बंदा कहलाएगा, या लिखने वाला है वो पढ़ा लिखा बंदा कहलाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो पढ़ना जानता है कि जरूरी नहीं कि वो लिखना भी जानता हो, लेकिन जो लिखना जानता है उसे पता है मैं क्या लिख रहा हूँ। तो लिखाई में छुपा है पढ़ना लिखना। पढ़ाई से हम सिर्फ ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों बातें जानता है, लिखाई से हम लोग जान सकते हैं कि ये इंसान पढ़ा लिखा है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रागइतिहास का मतलब ना वहां पर पढ़ाई है और ना वहां पर लिखाई है, ये दोनों चीजें नहीं है। अब आते हैं हम लोग औद इतिहास पे। औद इतिहास में लिखाई हमें मिलती है, और देखिए, जब लिखाई मिलती है, मैंने अभी आपको बताया, जब लिखाई मिलती है तो शर्त है कि उसको पढ़ना आता होगा, तभी तो उसने लिखा है। तो ठीक है, जब इस वाले एरिया को पढ़ना लिखना आता था तो इसको पढ़ना भी आता होगा। तो यहाँ पढ़ना लिखना दोनों है, लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ लिखाई मिली, इसे हम लोग नहीं पढ़ पाए। जो आज का जमाना है वो इसको नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पढ़ाई और लिखाई दोनों है, लेकिन हम लोग उसका ये वाला एरिया देख पाए और ये वाला एरिया नहीं देख पाए। अभी बताऊंगा कि कौन सा एरिया है वो। और इतिहास, इतिहास में जो चीज होती है लिखी हुई, वो पढ़ी भी होती है। जैसे पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं, लेकिन इन दोनों की जानकारी होती है। इसमें हमें ये तो जानकारी है और ये वाली जानकारी नहीं है। जैसे सीधा सीधा समझ लीजिए, हमें आदि मानव काल के यानी पत्थरों के काल के ना लिखे हुए सबूत मिले ना पढ़े हुए मिले। पढ़े हुए इसलिए नहीं मिले, कोई बताने वाला है ही नहीं। अगर लिखे हुए होते तो हम अंदाजा लगा लेते कि ये आदि मानव पढ़ना लिखना जानता था। लेकिन जब हम और इतिहास पे आते हैं और जब इस समय को जानते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये वाला एरिया जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये कहलाता है और इतिहास। और जो आपका पत्थरों का काल है, पाषाण काल है, वो कहलाता है आपका प्राक इतिहास। और जितना भी हम पढ़ेंगे अब, सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, या गांधी युग, या फिर हमारे जितने भी मूवमेंट हुए, इन सबको किसमें रखेंगे हम, इतिहास में। तो इतिहास भी आप समझ गए कि क्या होता है। तो ये फंडामेंटल है, ये बुनियाद है, और ये चीजें लिखने की नहीं है, ये आपको मेरी बातों से याद करना है और फिर किसी अपने दोस्त से इस तरह की शेयरिंग करना है। तो मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत पढ़ेंगे हम। हमें इतिहास एक सब्जेक्ट ऐसा जो बहुत बड़ा लगता है, वो परेशान करता है। मैंने कहा कोई भी चीज बड़ी हो उसको छोटा छोटा कर ले। तो आज हमने इसके दो हिस्से हटा दिए हैं, इसे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसे जानेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कौन से एरिया में आएगा, प्राचीन में आएगा, मध्यकाल में आएगा और आधुनिक में आएगा। देखिए, ये आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है और आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आप अगर मेरा साथ देंगे, व्यूज अच्छे आएंगे और आप लोग शेयरिंग करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो इसका फायदा ये होगा, मैं आपको पूरी हिस्ट्री सिखाऊंगा, जितना भी आपके काम की है और जितना भी सिलेबस है एग्जामों का, लगभग मैं आपको सारा सिखा दूंगा। फिर आपको कहीं से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप मुझसे पढ़ के ये अंदाजा भी लगाना सीख जाओगे कि कौन सा प्राग इतिहास है, कौन सा औध इतिहास है, कौन सा इतिहास है। और क्वेश्चन देख के तुरंत समझ जाया करोगे कि ये प्राचीन भारत का, ये मध्यकाल का या ये आधुनिक का है। ठीक है, सारी बातें आपको पता हो सकती हैं, लेकिन हम फिर भी रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको टीचर होके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक साथी होने के नाते बस शेयरिंग कर रहा हूँ। और बिल्कुल भी इस बात को दिल में नहीं रखा है मैंने कि मैं टीचर हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका साथी हूँ। मुझसे सीखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। प्राचीन भारत अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो प्राचीन भारत में आप सबसे पहले वो चैप्टर पढ़िए जिसमें आपको मजा आता है। जैसे बहुत सी मैथ की बुक्स हैं, गणित की किताबें हैं, नए नए दिनों में जब उन्हें बच्चे लेके आते हैं तो उनके शुरू के चैप्टर बहुत कैलकुलेटेड होते हैं और बहुत परेशानी के होते हैं, सारा फंडामेंटल लगता है उन्हीं में, और वही टीचर उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन एक समझदार टीचर जो होगा वो बच्चे का पहले एक छोटा सा टेस्ट लेगा, और जहां पर भी जैसे एलसीएम एचसीएफ है या प्रतिशतता है या चाल दूरी के जो भी सवाल है उसका इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा बहुत जिसे पता होगा वहीं से स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही मैं आपको ये मानता हूँ कि आप एजुकेटेड तो हैं, आप समझदार भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हो, किसी किसी बात में आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। इसी बात को मैंने ध्यान में रख के आपकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से की, आपको मजा आएगा और आपको बोरियत नहीं होगी। मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है आपसे बातें करने का कि आपको बोरियत ना हो, जितनी चीजें लगे सब नई जैसी लगे, भले पुरानी पड़े, और आपको याद करने में आसानी रहे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इतिहास और इतिहास। जो इतिहास का हिस्सा है, देखिए जहां से ये लिया गया है वहां पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो और इतिहास है, क्योंकि आज तक हम सिंधु घाटी की लिपि पढ़ नहीं पाए। अगर हम इसे पढ़ लेंगे न जाने कितने राज खुलेंगे, और पता नहीं कुदरत ने हमें इतनी अकल अब तक क्यों नहीं दी, कुदरत हमसे क्यों छुपाना चाहती है अब तक कि हमें ये राज पता ना चले। क्या पता आगे पता चल जाए, और इससे कितने राज खुलेंगे कि ये लोग बर्बाद क्यों हुए, या पूरी सभ्यता इतनी बड़ी थी कैसे खत्म हो गई, या फिर क्या क्या वजह रही। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं और सीखते हैं वो मजेदार चीजें जिन पे सुन के आपको हंसी भी आएगी और लगेगा हाँ ये कुछ कुछ हमारी तरह ही थे। देखिए थे तो हमारी तरह, आंखें हमारी तरह, नाक मुंह जिस्म हमारी तरह ही था, सभ्यता अलग थी, रहन सहन अलग था, लेकिन उस रहन सहन में भी कितनी चीजें हमारी जैसी थी, या उस उन चीजों को करने का उनका नजरिया कैसा था और हमारा कैसा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में लिपस्टिक मिली। अब लिपस्टिक को अगर हमने देखा तो हमने क्या कहा कि औरतें श्रृंगार के लिए यूज करती हैं, होठों पे लगाती हैं, औरतें लगाती हैं। क्या पता उस जमाने के मर्द लगाते हो और होठों पे ना लगाते हो, नाक पे लगाते हो, आंखों पे लगाते हो, ये बातें हैं। और ऐसे ही आपको तर्क वितर्क अपने माइंड के साथ करना है और चीजों को लेके आगे बढ़ना है, तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे इतिहास के। हम क्या पढ़ेंगे आज, सिंधु घाटी सभ्यता। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो चीज मैं पढ़ाऊं, भले ही कम पढ़ाऊं मैं आपको, लेकिन जितना पढ़ा दूं उसमें से कुछ ना छूटे। तो आज उसी सीरीज में और उसी विचारधारा को दिमाग में रख के मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आज सिंधु घाटी के नाम भी अगर मैं आपको याद कराऊं तो जितने नाम मैं बता दूं उससे ज्यादा नाम ही आपको किसी किताब में ना मिले, और आप कॉन्फिडेंस से रहें ये सोच के कि हमें जितने नाम याद हैं सिंधु घाटी सभ्यता के इतने ही नाम हैं। देखिए सिंधु नदी के किनारे सभ्यता ये फली फूली, तो इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए आप कि मनुष्य ज्यादातर, और ज्यादातर नहीं हमेशा, नदियों के किनारे ही बसा, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है पानी। इंसान को पानी से भी ज्यादा कुछ जरूरी है। पानी में के लिए तो हम कुछ घंटे या कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं बिना पानी के सांस, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हर जगह हमारे लिए सांस लेने की वायु या जो गैसें हैं जरूरी वो उपलब्ध हैं। तो मनुष्य ने इसकी फिक्र नहीं की, इस हिसाब से वो हर जगह बस जाएगा। फिर खाना, खाना भी उसे जंगलों में मिल जाएगा, या फिर अगर जंगल नहीं मिले तो कुछ जानवरों को जो खाता है वो मिल जाएंगे, उसे अपना पेट भर लेगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हर जगह नहीं मिलेगी, वो वही मिलेगी जहां पर उसके स्रोत हैं, जैसे नदी है, तालाब है। तो तालाब तो इतनी लंबी उम्र नहीं होती और इतने बड़े नहीं होते कि एक सभ्यता को पाल सके, लेकिन नदी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लंबे समय तक एक सभ्यता को पाल सके। तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दिमाग को आज से इंटेलिजेंस बनाना शुरू करें और उससे कहें कि बहुत ज्यादा जरूरी है पानी। इसलिए सारी सभ्यताएं, चाहे वो इराक की सभ्यता हो, दजला फरात नदी के किनारे जो बसी थी वो हो, चाहे वो चीन की हो, और चाहे हमारी भारत की सभ्यता हो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी। तो आज आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि इंटरव्यू की हैसियत से भी आपको एक क्वेश्चन याद है, अगर वो आपसे पूछ बैठेगा कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसी, तो आप बहुत अच्छे से समझा के जवाब दे देंगे। तो इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी। फिर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, ये भी किताबों में खूब लिखा होता है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इस सभ्यता का शहर पहला खोजा गया, जिसके बारे में जानकारी मिली, वो शहर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं हम इसके दूसरे नाम पे। हड़प्पा के बाद हम लोग इसे कहते हैं कांस्य युग। कांसा, देखिए कांसा जो है वो प्रकृति में जो है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसे बनाना पड़ता है।
जैसे लोहा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, लेकिन जो कांसा है वो दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा प्लस टिन। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि जिस सब्जेक्ट को बच्चे बहुत कठिन समझते हैं और जल्दी जो समझ में नहीं आता है, उसे जिसे पढ़ के वैज्ञानिक भी बनते हैं और वो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, जिसे ये चीज समझ में आती है, क्या, जिसका नाम है केमिस्ट्री, रासायन विज्ञान। इन्होंने देखिए अभिक्रियाएं कराना सीखी हैं। इन्होंने दो धातुओं को गला के एक धातु बनाई है, जो केमिस्ट्री में करते हैं। तो ये इतने ज्यादा ज्ञानी थे, आप इन्हें हल्के में ना लें। ये कितना हमसे आगे थे। अगर आज भी हम लोग 50-60 साल पहले पहुंच जाएं तो हम इनके सामने बहुत कमजोर नजर आते हैं। अगर ये मोबाइल का और कंप्यूटर का युग छोड़ के 50-60 साल का फिर इनसे कंपैरिजन करें तो ये हमसे बहुत आगे हैं। 50-60 साल पहले सिर्फ हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियां, छप्पर ये देखने को मिलते थे। आज भी आप पुराने गांवों में निकल जाओ तो उन गांवों में एक एक शहर, पूरे पूरे गांव में सिर्फ एक एक घर पक्का बना होता है, और किसी किसी में वो भी नहीं होता है। इनका पूरा शहर जो था वो पक्की ईंटों का बना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पुरानी बात कर रहे हैं। पता है हम लोग 2500 ईसा पूर्व शुरू हो चुकी थी और 1750 ईसा पूर्व तक ये लोग इस दुनिया में रहे। इतने वक्त तक ये लोग रहे। मैं कह रहा हूं सिर्फ 50 साल पहले पहुंच जाइए, 100 साल पहले पहुंच जाइए, आप कच्चे घर देखने को मिलेंगे। देखिए इतिहास पढ़ने का यही तरीका है, आपको अपने आप को समझाना होगा, रटना नहीं है। सिर्फ इसका नाम ये है, उसके टाइम पे वो युद्ध हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये याद नहीं करना है। आपको अपने दिमाग को कहानियों की तरह समझाना है। ये मुझे किसी किताब में नहीं मिली जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। और ऐसे ही आपको हिस्ट्री पढ़ना है और ऐसे ही आपको समझना भी है। तो कालखंड ये है, नाम 1 2 3 हो चुके हैं। तीसरे वाले नाम से, पहले वाले नाम से मैंने बताया कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसी, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, पहला शहर खोजा गया। और फिर मैंने बताया वो कहां से युग, और कहां से युग से हमारी इतनी लंबी कहानी स्टार्ट हुई कि अगर हम इनके साथ अपना कंपैरिजन करें 100 साल पहले जाके, हम 100 साल पहले पहुंच जाए तो हम इनसे बहुत हारते हुए हैं। और ये कब है, जो ईस्वी चल रही है ना आज 2025 जहां से स्टार्ट होगी, उससे भी 2500 साल पहले हैं ये लोग। कितने पुराने हैं। और आज आप 100 साल पहले पहुंच जाइए, आपको पक्के घर बहुत कम मिलेंगे। ये पढ़ने का तरीका है। ये आपको अपने आप को समझा समझा के पढ़ाना है कि ये हमसे इतने काबिल हैं। और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो कोई किताब ले आएंगे, हाँ ऐसे काशी भी कहते हैं बात खत्म। यहाँ बात खत्म नहीं होती है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, तभी तो हम लोग ज्ञानी बनते हैं। अपने माइंड के साथ हमें तर्क वितर्क करना पड़ते हैं। कहीं हम सही हैं तो हम कभी कभी अपने दिमाग से कहना पड़ता है कि हम गलत भी तो हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 2 3, इसका चौथा नाम जो है वो है नगरीय सभ्यता। आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि नगर भी हैं यहाँ पर। और देखिए नगर कितने शानदार हैं। आज आप यूपी में या फिर आपका जो एरिया वहां पर घूम के देखिए, जो आपके गांव मोहल्ले शहर है, कुछ सड़कें अभी भी आपको पता होंगी, आपके घर से जो मेन सड़क जाती है वो ऐसे ऐसे भी होगी, ऐसे ऐसे होती है और है अभी भी, ऐसी अभी भी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो वो चीज गलत है, ऐसी चीजें अब भी हैं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी सड़कें भी 90 डिग्री पे काटती थी। और ये सड़कें बताए, जो आपकी एमडीए है, बीडीए है, एमडीए है, बीडीए है, ऐसी कॉलोनी जो भी आपकी बहुत बहुत रजिस्टर्ड कॉलोनियां हैं, उन पे 90 डिग्री की सड़कें कटती हैं। और आज ये लोग हमसे कितना पहले, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5000 साल पहले का इंसान इतना ज्ञानी था। ये कोई बातें हवा में नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की धरती पे जो इन शहरों को खोद खोद के निकाला गया है, वहां पर ये सड़कें निकली हैं। तो नगरीय सभ्यता इसलिए। और दूसरी बात एक और है कि सड़कें ही नहीं, और इस मामले में इनसे 5000 साल पहले ही पीछे हैं। बीडीए या एमडीए या कोई भी और शहर का जो अथॉरिटी है, उसके भी आजकल सारी नालियां ढकी हुई नहीं होंगी। इनकी नालियां ईंटों से ढकी थी। इन्हें कितनी फिक्र थी प्रदूषण की और बीमारियों की, मच्छरों की कितनी फिक्र रही होगी इन्हें। ये आज भी हमसे कुछ चीजों में आगे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी, अभी मैं बाहर निकल जाऊं, हमारी नालियां जो है खुली भी हैं, लेकिन 5000 साल पहले इनकी नालियां तक ढकी हुई थी। तभी तो मैंने कहा कि आपसे ये नगरीय हैं। इनकी जो कॉलोनियां हैं वो बहुत सिस्टमेटिक बसी हुई है, 90 डिग्री पे है, इस तरीके से है। और आज भी हमारे गांव और शहर ऐसे बसे हुए हैं, जहां चाह वहां गली मोड़ दी। ठीक है, ऐसा।
इतने कामयाब तो थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले कि इनकी सड़कें आप अंदाजा लगाइए 5,000 साल पुराने। में बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ 5,000 साल पुरानी ये सभ्यता है आज से। और ये लोग कितने ज्यादा कामयाब हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इनकी सड़कें 90 डिग्री भी काट रही हैं। क्यों मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ और आप बोर भी होते होंगे कि क्या बताया जा रहा है ये मास्टर। ये रास्ते थे इनके। और आज आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, मेरे यहाँ तो बहुत हैं, हमारे रास्ते ऐसे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 5,000 साल पहले के लोग कितने समझदार थे। हमें पढ़ते वक्त चीजों को समझना इसलिए है, अंदाजा लगाना है, नहीं रटते हुए चले गए तो आपको कभी जीएस याद नहीं होगी। जीएस दो तरीके से पढ़ी जाती है, पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, पूरी कहानी पता हो, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पूरी पता हो। जब आप सुन लेते हैं फिर आपको फैक्ट्स आसानी से याद होते हैं। आज तक आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें इस चैप्टर का बहुत कुछ याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आप मुझसे या किसी और से जब इसकी बहुत बनी हुई और सुलझी हुई कहानी सुन लेंगे तब आपको फिर बहुत आसानी से याद होगा। मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप फेयर कॉपी नहीं बनाइए, मेरा कुछ भी मत लिखिए, मुझे बार बार सुन लीजिए। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ये वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल मत करिए। देखिए, तो एक बात ये थी, फिर मैंने आपको क्या बताया कि इनकी जो सड़कें थी वो ढकी हुई थी। आप अंदाजा लगाइए, इसमें तो हम आज भी पीछे हैं। हमारे यहाँ की ज्यादातर नालियां खुली हैं और 5,000 साल पहले इनकी नालियां पक्की ईंटों से ढकी होती थी। फिर इनके मकान भी जो थे वो पक्के थे। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की व्यवस्था, आपने देखा होगा कोई भी अच्छी कॉलोनी बसती है तो सबसे पहले उसमें ये पूछते हैं कि आपके यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी रहेगी। पानी की व्यवस्था देखिए कितनी शानदार थी कि जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है और उसमें प्रत्येक घर में कुआं मिला है। यानी कुएं, इनके यहाँ पानी की व्यवस्था भी बहुत शानदार रही थी। अब हम अगर इस बात से आगे हट जाएं और बढ़ें, फिर मैं आपको एक कहानी और सुनाऊंगा आगे की जो आपको इन सब चीजों को याद कराने में आसानी करे। जैसे कौन सी धातु मिली खुदाई के दौरान, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो देखिए मैं आपको आज एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसमें छोटी सी सोचता सिटी। इसके प्रत्येक अक्षर में उस धातु का नाम लिखा है जो यहाँ मिली है। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से कौन सी धातु नहीं मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लोहा नहीं मिला है, और जब लोहा मिलेगा तब लोहा एक क्रांति लेके आएगा। और लोहा उस वक्त का परमाणु बम होगा, क्योंकि जो ये धातु हैं ये लोहे के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं होंगी। जब लोहे की तलवारें तांबे पे, कांसे पे या सोने पे पड़ेंगी तो वो एक ही बार में तोड़ देंगी। तो आप अंदाजा लगाएंगे 5,000 साल पहले लोहे की खोज ने या उसके प्रयोग ने परमाणु बम का काम किया था। वो मैं आपको वैदिक काल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ इस शॉर्ट ट्रिक की फुल फॉर्म बता दूं। देखिए, सो से होता है आपका सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर सीसा, फिर टिन। यानी इतनी धातुओं का इन लोगों को ज्ञान था या इन्हें पता थी। समझ गए आप लोग? तो ये ट्रिक भी याद रखिए आप लोग। प्रत्येक अक्षर में है, मैंने लिख तो खाली सोना दिया, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टिन। फिर हम आगे बढ़े, यहां से देखिए कंगा मिला है। बता चुका हूं पहले भी कि हम लोग तो बालों को ठीक करने के लिए कंघे का यूज करते हैं, क्या पता इनका यूज वो हो नहीं, लेकिन हम आजकल ये यूज कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कंघे का यूज बाल काटने के लिए होगा, बाल संवारने के लिए ही होगा। तो आपको अपने आप से भी तर्क वितर्क करना है कि उस दौर में वो चीज मिली, क्या पता उसका कोई यूज ना रहा हो। फिर जैसे लिपस्टिक देखिए आप, लिपस्टिक मिली यहाँ से खुदाई में, आप अंदाजा लगाइए कि 5,000 साल पहले लिपस्टिक भी मिल चुकी है खुदाई में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या पता, जैसे हम किसी टीचर से पढ़े या किताब को पढ़े तो ये अंदाजा अपने आप से भी लगाए ना। कोई आपको टीचर पढ़ाए तो बार्गेनिंग करें उससे, और जब आप बुक पढ़े तो उसमें भी इन चीजों को बार बार समझें, उल्टा जरूर लेके चलें। जैसे लिपस्टिक, जैसे हमारे ये औरतें लगाती हैं अपने मेकअप में, क्या पता वहां औरतें ना लगाती हों, आदमी लगाते हों। और एक बात और, लिपस्टिक होंठों पे लगाई जाती है, क्या पता वहां के, जैसे हमने आदिवासी लोगों को देखा है, वो कलर यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, क्या पता लिपस्टिक लगाते हो तो यहाँ लगाते हो, यहाँ पर ना लगाते हो।
ये सारी बातें अगर आपकी समझ में आ रही हैं और आप किताबों को इस तरीके से पढ़ेंगे या किसी भी टीचर को इस तरीके से समझेंगे, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट या एक बहुत अच्छे जीएस के योद्धा बन पाएंगे और आपकी चीजें समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसका कालखंड पढ़ लिया, इसके 4 नाम थे, चारों नामों को समझा बहुत ध्यान से। फिर यहाँ क्या क्या मिला मैंने शॉर्ट में बताया, चीजें तो बहुत मिली। जैसे यहाँ पर घोड़ा नहीं मिला, सूत गोदड़ा एक जगह है, वहां से एक घोड़े के अवशेष मिले, यानी घोड़ा यहाँ पर नहीं था, यहाँ चलन में नहीं था। रशिया से शायद ये घोड़ा उस जमाने में लाया गया था, ऐसे तुक्का मारा गया, वरना यहाँ घोड़ा नहीं था, बैल मिला था। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, धातु भी नहीं थी यहाँ पर, लोहा नहीं था और घोड़ा भी नहीं था। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जानवर के अवशेष तो मिले लेकिन चलन में नहीं था या उसे वो लोग नहीं जानते थे, वो था घोड़ा। शायद वैदिक काल में 2 चीजें उन्हें मिली, जैसे आज के जमाने में जितने ज्यादा रॉकेट हैं और जितना परमाणु है वो देश उतने ज्यादा ताकतवर है। वैदिक काल में अभी मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यही पढ़ाऊंगा कि उनके पास तेज जानवर आया जिसका नाम था घोड़ा, और मैं आपको वो धातु के बारे में पढ़ाऊंगा जो बहुत मजबूत थी और दूसरी धातु की तलवारों को आसानी से तोड़ देती थी, उसका नाम था लोहा। तो हम लोगों ने इन चीजों को समझा, इसकी धातु की शॉर्टकट देखी। सबसे पहली बार हमने इसका कालखंड देखा, कालखंड देने के बाद हमने इसके नाम पढ़े और फिर हम इतिहास का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास का प्राचीन हिस्सा। और अब मैं आपको आगे जो बात बताऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बात सिमेट लूंगा। आप किसी भी टीचर को पढ़ें और जब वो आपको कोई वंश या कोई भी राजा का दौर पढ़ाए तो आप ये बात जरूर अपने आप से भी, अगर मैं पढ़ाना भूल जाऊं तो आपको भी गूगल करके किताब में देखना है कि उस राजा ने हुकूमत जमीन के कितने एरिया पे की है और हिंदुस्तान के नक्शे में वो कहां कहां था। ऐसे ही अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो जिशान सर हमें ये तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता थी किधर। कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी क्योंकि उन्हें पता है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, प्रेशर है, उनको ये नहीं पता होगा। देखिए मैं अब आपको एक नक्शा बता के, नक्शा इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा लेकिन मैं आपको एक अंदाजा दूंगा कि किधर है। अगर हिंदुस्तान का नक्शा इस तरीके से है, आपने देखा है बहुत शानदार नक्शा है हमारे देश का, जिस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है, मैंने बनाने की कोशिश की है, टेढ़ा बेड़ा बनाया, देखिए कैसा होता है। इधर का एरिया जो है जो इस तरीके से कुछ है, ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान का एरिया और इंडिया का पश्चिमी एरिया आता है। तो हम कहेंगे हमारे भारत में पश्चिम उत्तर या पश्चिम की तरफ जो जमीन है पाकिस्तान से मिली हुई, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। तो जो मेन सवाल है उनके आंसर आपके सामने ये है कि कालखंड पता हो, फिर आपको खंड पता हो, फिर उसके नाम पता हो, फिर उसकी थोड़ी थोड़ी पहचाने पता हो, और सबसे चीज बड़ी मैं आपको बार बार कहूंगा कि अभी वैदिक काल में मैं आपको पढ़ाऊंगा लोहा और उसकी पावर बताऊंगा कि लोहा मिलने से कितनी बड़ी क्रांति आई है। लोहा परमाणु था, जैसे परमाणु की खोज होने के बाद बिजली मिली, ऐसे ही लोहे की खोज होने के बाद जो हल था और हल की नोक जब लोहे की बनाई गई तो उसे जमीन को जोतने में कितनी ज्यादा आसानियां हुई, ये भी आप समझेंगे। कहने का मतलब मेरा आपसे बार बार यही है कि आप खुद से भी पढ़ें और अपने आप को ऐसा ही पढ़ने वाला बनाएं कि आपको चीजें बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार में आप कहानी पढ़ें और कहानी दूसरे को सुना दें।